नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे के बाद मोदी की हिट लिस्ट में अगला नंबर शरद पवार का था? और क्या आज शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़कर मोदी ने महाराष्ट्र में विपक्ष को बेहद कमजोर कर दिया है? या फिर मोदी और शाह का यह दांव उल्टा पड़ेगा और जिस तर्ज पर उद्धव ठाकरे शिवसेना के टूटने के बाद उनका कद और बढ़ा, वो किंग बन गए, क्या जनता की सहानुभूति उसी तर्ज पर शरद पवार को भी मिलेगी और शरद पवार का कद अब और बढ़ेगा, एनसीपी अब और मजबूत होगी? और द बिग क्वेश्चन, जो सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि शरद पवार के साथ ये जो साजिश हुई, इसकी कीमत क्या मोदी जी को खुद चुकानी पड़ेगी? कल शरद पवार जा रहे हैं कराड़, उसके बाद सातारा। इन दो जगह पे शरद पवार को कैसा रिस्पांस मिलता है ये भी देखना होगा। शरद पवार की सातारा की रैली, धुआंधार बरसात में शरद पवार खड़े होकर स्टेज पे बोल रहे हैं, उस एक रैली ने चित्र पलट दिया था। क्या सातारा फिर से चित्र पलट देगा? क्या फिर से कुछ नई शुरुआत होगी? अब दोस्तों, आज सुबह, जी हाँ, संडे की सुबह शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जिस तरह अपने घर पर एक बैठक बुलाई, सीक्रेट मीटिंग, और इसमें छगन भुजबल आए, इसमें प्रफुल्ल पटेल आए, इसमें हसन मुशर्रफ आए। ये वो लोग थे जिन पर दाग हैं, जिन पर ईडी के केसेस चल रहे थे, इनकम टैक्स जिनके ऊपर निगरानी कर रहा था। इसमें से कुछ लोग जेल जाने वाले थे और ऐसे लोगों के साथ बैठक करके बंद कमरे में जब सारी चीज़ें डिसाइड हो रही थी, अचानक बीजेपी के एक नेता का फ़ोन आता है और पहले से तयशुदा जो प्लान था, अजीत पवार और ये सारे साथी सीधे राजभवन की ओर कूच कर देते हैं। और राजभवन में फिर जो कुछ हुआ, देश दुनिया ने देखा कि अजीत पवार डिप्टी सीएम की शपथ ले रहे हैं, छगन भुजबल जो है कैबिनेट मिनिस्टर बन रहे हैं, और ये हसन मुशर्रफ साहब जिनको जेल जाना था, जो लगातार अपनी जमानत के लिए दौड़ रहे थे, इनको भी मंत्री का ऑफर दिया। देखिए, हसन मुशर्रफ अब शपथ ले रहे हैं। कोल्हापुर से ये एनसीपी के विधायक है। वहां की जो उनकी शुगर फैक्ट्री के मामले में ईडी की इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। अब दोस्तों, संडे की ये कहानी, जी हाँ, संडे की ये कहानी अजीत पवार के घर की, जहां सुबह कुछ लोगों को बुलाया गया, फिर बंद कमरे में मीटिंग हुई और उसके बाद उसमें से कई लोग मंत्री बन गए। ये कहानी इतनी आसान भी नहीं है और अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पर्दे के पीछे ये जो साजिश है, ये कहानी नहीं, ये साजिश है। और इस साजिश को सबसे पहले समझा देश के असली चाणक्य शरद पवार ने, जिन्होंने कहा कि सारे खेल के पीछे, इस सारी टूट के पीछे सिर्फ एक आदमी है, उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब शरद पवार ने जो इशारा किया कि ये डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी है, एक गहरी साजिश है, जिसका इशारा उद्धव ठाकरे, संजय राउत ने भी किया। ये कहानी 2 मिनट में आपको बताने जा रहा हूं और कहानी की शुरुआत यूं तो कई महीनों से चल रही थी, लेकिन इसका जो ट्रिगर पॉइंट था वो 27 जून को था। 27 जून 2023, सिटी भोपाल, जहां प्रधानमंत्री गए और प्रधानमंत्री की आप ये 2 बातें सुनिए, उसके बाद कहानी खुलकर आपकी आंखों के सामने। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला। अब 27 जून को कैमरे के सामने मोदी जी बाकायदा एनसीपी को ललकार रहे हैं, चैलेंज दे रहे हैं और बता रहे हैं कि 3 बड़े घोटाले, बल्कि एक लिस्ट है मोदी जी के पास, और मोदी जी एनसीपी का नाम लेते हैं और बताते हैं कि 70,000 करोड़ का घोटाला है, कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। फिर एक दूसरा घोटाला बताते हैं, सिंचाई घोटाला। फिर वो कहते हैं कि लिस्ट बहुत लंबी है उनके पास, और इसी घोटालों में अजीत पवार भी हैं, ऐसे ही घोटालों में छगन भुजबल हैं, ऐसे ही घोटालों में वो मंत्री हैं जिन्होंने आज शपथ ली। लेकिन अब एक और चैलेंज उसी दिन मोदी जी का सुनिए, दूसरी बाइट सुनिए। तो मोदी की भी एक गारंटी है,
कार्रवाई की गारंटी। अब मोदी जी सीना ठोक कर गारंटी दे रहे हैं, और वो गारंटी क्या दे रहे हैं कि जो भी घोटालेबाज है उस पर कार्रवाई करूंगा, उसको जेल भेजूंगा। ये चैलेंज दे रहे हैं। आप कह सकते हैं कि एक तरह से सीधे सीधे एक थ्रेट है कि जिसका भी नाम है सिंचाई घोटाले में, कोऑपरेटिव बैंक में, महाराष्ट्र के किसी स्कैम में, एनसीपी का जो भी नेता है उस पर कार्रवाई होगी, वो जेल जाएगा। ये इशारा है मोदी जी का कैमरे पर। हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। अब दोस्तों, मोदी जी जैसा प्रचंड बहुमत वाला प्रधानमंत्री, जिससे उसकी कैबिनेट डरती हो, जिससे उसके मंत्री डरते हो, नौकरशाह डरते हो, सोचिए जब उसने चैलेंज दिया होगा भोपाल में कि जेल भेज दूंगा, और बाकायदा एनसीपी का नाम लिया, उन केसेस का नाम लिया, तो उस केस में जो नेता शामिल होंगे, क्या उन्हें 27 जून की रात में नींद आई होगी? सोचिए आप, क्या अजीत पवार को नींद आई होगी? क्या फिर छगन भुजबल को नींद आई होगी जो कई बरस जेल में रहे? क्या प्रफुल्ल पटेल को नींद आई होगी जिनकी प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है? क्या फिर हसन मुशर्रफ जैसे नेताओं को नींद आई होगी जिनके यहाँ 10 दिन पहले छापे पड़े, और जो छापे उनके कोल्हापुर में शुगर मिल को लेकर थे, जिनकी घेराबंदी ईडी कर रही है, जिनकी घेराबंदी इनकम टैक्स कर रही है, सीबीआई जिनके पीछे है? क्या उन नेताओं को नींद आई होगी मोदी जी के इस चैलेंज के बाद कि गारंटी देता हूँ, कार्रवाई करूँगा और कैमरे पर? अब लोग कहते हैं कि 28 जून को अगले ही दिन फिर अजीत पवार की इन नेताओं के साथ गुपचुप बैठक हुई, और बैठक में यही तय हुआ कि शरद पवार के साथ रहें, जेल जाएं, मुकदमे झेलें, या फिर मंत्री का जो ऑफ़र मिल रहा है वो ऑफ़र ले लें। तो एक तरफ जेल और दूसरी तरफ राजभवन। लिहाजा 1 जुलाई को ऑफ़र आया, और ऑफ़र था कि अजीत पवार डिप्टी सीएम, बाकी लोग कैबिनेट मिनिस्टर। तो दोस्तों, 27 जून को मोदी जी ने भोपाल में कैमरे के सामने सीना ठोक कर कहा कि एनसीपी पर ये केस हैं और उस केस में मैं कार्रवाई करूंगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। और जिनके उस केस में नाम थे, 28 जून को वो एक छत के नीचे इकट्ठे हुए, प्लानिंग हुई क्या किया जाए, शरद पवार के साथ जाएं, जेल जाएं, या मोदी जी के साथ जाएं, राजभवन में शपथ ले लें। तो एक तरफ मंत्री, एक तरफ जेल। अब ऑफर देखिए कैसा था। लिहाजा 1 जुलाई को सहमति बनी और बीजेपी की तरफ से इशारा हो गया, और 2 जुलाई संडे आते आते एनसीपी टूट गई शिवसेना की तरह। ऑपरेशन जैसे कंप्लीट हो गया हो 4-5 दिन में, और उनमें से कुछ लोग कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, कुछ लोग या एक आदमी डिप्टी सीएम बन गया। 2 मिनट्स मैगी नूडल ऑपरेशन, 2 मिनट्स मैगी ऑपरेशन। अब दोस्तों, सवाल ये है कि क्या देश में विपक्षी दलों को, विपक्षी पार्टियों को, अपोजिशन पार्टीज़ के लीडर्स को डरा कर, धमका कर, ब्लैकमेल तो नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक्स के जरिए, साइकोलॉजिकल प्रेशर, मनोवैज्ञानिक दबाव, जेल भेजने का, बुलडोज़र चला देने का, क्या इस तरह से डरा धमका कर नेताओं को तोड़ा जा रहा है, पार्टियों को तोड़ा जा रहा है? और क्या ये बात सही है कि प्रेशर ऊपर से आता है और फिर एजेंसीज हरकत में आती हैं और फिर घेराबंदी होती है? इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि क्या मोदी और शाह इस अपोजिशन की यूनिटी से बहुत ज़्यादा डर गए हैं? उनको लगता है कि अगर ये 63% वोट, ये 63% वोट शेयर जो अपोजिशन के पास है, अगर ये एकजुट रहा, एक छतरी के नीचे रहा, तो 37% मोदी, 37% वोट शेयर वाले मोदी जी की हार तय है। और क्या इसलिए अपोजिशन के पीछे पड़ गई हैं ईडी, आईटी? और क्या जो हश शिवसेना का हुआ, एनसीपी का हुआ, वही हश क्या टीएमसी का भी होगा? क्या आम आदमी पार्टी का भी होगा? क्या आरजेडी का भी होगा? और मुझे लगता है दोस्तों कि गुजरात लॉबी के इस खेल को, ऑपरेशन ईडी को, या ऑपरेशन जेल को, या ऑपरेशन महाराष्ट्र को, आपको भीतर तक समझना चाहिए। और हम और टाइगर और अनुराग चतुर्वेदी, मैं और मेरे साथ 2 पत्रकार जो वाकई बेखौफ हैं, 40-50 साल का एक्सपीरियंस है, 40-50 साल से लगातार सियासत को, सियासी खेल को जो देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, उन्हीं के पास मैं आपको ले चलता हूँ। क्योंकि इस खेल को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी थोड़ी सी भी दिलचस्पी
फाइनल में हैं 2024 के, कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन क्या खेल खेल रहा है, कौन क्या साजिशें कर रहा है, कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बातचीत को गौर से सुनिए, क्योंकि इसी में मोदी जी की जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको हम डिकोड करने जा रहे हैं, उनके खेल को डिकोड करने जा रहे हैं। पहला सवाल मेरा टाइगर से। टाइगर, ये जो आज हम देख रहे हैं कि वो अजीत पवार जो कल तक शरद पवार के साथ थे, उनका भतीजा जो है वो आज भाजपा में मिल गया। लेकिन उससे बड़ी खबर ये कि 2 दिन पहले मोदी जी ने भोपाल में कहा कि महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी हैं, और बाकायदा इशारा अजीत पवार इन लोगों की तरफ था कि ऐसे लोगों को जेल भेजूंगा मैं, और मैं ये वचन दे रहा हूं। और मैं 48 घंटे बाद देख रहा हूं कि जिन पर उंगली उठा रहे थे, जिनको जेल भेज रहे थे मोदी जी, उनको एक ऐसा ऑफर दे दिया कि जेल की जगह राजभवन ले गए, वहां शपथ दिला दी। शरद पवार जी के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ओपनिंग ही इससे किया। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी को। उन्होंने राष्ट्रवादी के कुछ लोगों को शपथ दे के ये तो बता दिया है कि जो राष्ट्रवादी के बारे में वो सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी कहते थे, उसका वो कलंक है, उन्होंने धो दिया। एक सटायर था। लेकिन एक बात तो तय है कि आज जो शपथ ले रहे थे उसमें अजीत पवार ईडी के रडार पे कैसे चल रहे हैं। हसन मुश्रीफ कल तक, मतलब अभी भी उनकी प्रॉपर्टी जब्त है और वो लगातार, इनका तो 1 महीना भी नहीं हुआ, ताजा ताजा मामला, जमानत के लिए दौड़ रहे थे। सुनील तटकरे के खिलाफ इसी बीजेपी ने बहुत बड़े कांड ओपन किए थे शेल कंपनियों के। उनकी बेटी है छगन भुजबल, उनके ऊपर भी ईडी का रडार पे है। तो ये जो तमाम लोग हैं जो ईडी के रडार पे है, यदि ये शपथ लेते हैं तो फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रधानमंत्री जी की लड़ाई मायने नहीं रखती। दूसरी बात, क्या महाराष्ट्र की सरकार जा रही थी, अल्पमत में आ रही थी, जो उनको एक साथी की जरूरत थी। ये शुद्ध रूप से एक पार्टी को तोड़कर हतोत्साहित, विपक्ष को हतोत्साहित करने का प्रयास था। और पार्टी टूटी, कुछ नाराजगी हो सकती है पार्टी में अपनी जगह पे, लेकिन आश्चर्य ये लगता है कि प्रफुल्ल पटेल जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे, बहुत राइट हैंड माने जाते थे शरद पवार के, वो लेफ्ट हैंड पे बैठे हुए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ। वो भी ईडी के रडार पे है। जो दूसरे सांसद थे सुनील तटकरे, वो बहुत दिनों से, मतलब वो तो ईडी के, मैंने बता ही दिया। फिर कोल्हे बहुत दिनों से राग अलाप रहे थे कि बीजेपी ही साथ जाना चाहिए। ये आप कहना क्या चाह रहे हैं टाइगर, क्या ईडी इन लोगों को लेके आई मोदी के साथ? अगर ईडी ना होती तो ये पार्टी ना टूटती? ये ईडी ना होती तो पार्टी नहीं टूटती। मैं छगन भुजबल के साथ, मैं दिलीप वलसे पाटिल क्यों गए ये मैं समझ में नहीं आता। दिलीप वलसे पाटिल के बारे में कहावत थी कि वो सास भी शरद पवार को लेके पूछ के लेते। क्या है, ब्लैकमेल पॉलिटिक्स है? कौन सी पॉलिटिक्स है ये? नहीं तो मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये सरकार को अजीत पवार की जरूरत क्यों पड़ी? पॉइंट नंबर 1, क्या सरकार अल्पमत में जा रही थी? क्या सरकार गिर रही थी? यदि आपको जरूरत भी पड़ी तो कई लोग आते हैं, आपको समर्थन देते हैं, आप समर्थन दे दीजिए। एकाएक 6 लोगों को आपने मंत्रिमंडल में एडजस्ट करना, और एकनाथ शिंदे के जो लोग लगातार सूट सिलवा के बैठे हुए हैं, बीजेपी के कई लोग वेटिंग में हैं कि नए एक्सपेंशन में हमको जगह मिलेगी, उन सब के अरमानों के पानी फेरते हुए एनसीपी के 6 लोगों को, मतलब 8 लोगों को आज शपथ दी गई। तो क्या सरकार जा रही थी? इसमें 2-3 चीजें हैं जो थ्योरी मैं रखना चाहूंगा, उसके बाद अनुराग जी तो है ही। एक तो मुझे लगता है कि ईडी का डर, ये प्रकोप, तो मैंने सबके नाम गिनवाए आपको। दूसरी बात, एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है इनके साथ, ये शरद पवार कह रहे थे 3-4 दिन में पता पड़ जाएगा, क्योंकि पवार साहब कह रहे थे, कुछ लोग खुद मुझे कह रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे तो, छगन भुजबल ने भी बोला कि मैं जाके देख रहा हूं क्या हो रहा है वहां पे, और शपथ लेके उन्होंने दिखा दिया क्या हो रहा है, ये भी उन्होंने कहा। तो एग्जैक्ट नंबर अभी पता नहीं है। एग्जैक्ट नंबर देवेंद्र फडणवीस बताने को तैयार नहीं है। एग्जैक्ट नंबर जब पूछा कि आंकड़ा क्या है, तो अजित पवार का शब्द था कि हम मटका थोड़ी खेल रहे भाई, आंकड़ा सब है, चिंता मत करो। आंकड़ा 200 पार है, ये मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं पता रह रहा है, वो एक ग्रे एरिया है। तीसरी एरिया मुझे ये लगता है, क्योंकि 16 लोगों के बारे में अभी डिसीजन लेना है स्पीकर को, उसका भी एक प्रेशर है, और यदि वो 16 लोग डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो क्या ये सरकार जाएगी? और वो 16 लोग डिस्क्वालीफाई होने पे जो बाकी बचे हुए 24 लोग हैं, उनके ऊपर भी डिस्क्वालिफिकेशन की तलवार लटकती है, तो वो चेन रिएक्शन होगा। ऐसे में सरकार गिरने की स्थिति में 40 लोग पहले ही एडजस्ट करके आप यदि साथ लाए, तो वो 40 जाने के बाद भी नए 40 आ सकते हैं। तो क्या यदि कल उन पहले 16 में तो मुख्यमंत्री भी है, यदि वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो क्या अजित पवार मुख्यमंत्री बनेंगे? अजित पवार डिप्टी चीफ मिनिस्टर तो पहले भी बन चुके हैं, पिछली सरकार में भी बनते हैं। क्या उन्हें कोई एक्स्ट्रा माइलेज देने की बात हुई है? ये तो अब आने वाले समय में पता पड़ जाएगा।
नहीं तो आपकी सरकार चल रही है और किसी ने कहा कि हम समर्थन देना चाहते तो दे दीजिए। उनको मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की बात कहां से आ गई? समर्थन तो कई लोग दे सकते हैं। आज भी कुछ एक धड़ा टूट के जा सकता है, बोल सकता है कांग्रेस का कि हम समर्थन देंगे, तो दे दीजिए। हमको समर्थन दे रहे तो समर्थन लेने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मंत्री क्यों बनाएंगे? दो चार चीजें जो है ग्रे एरिया में। महाराष्ट्र की राजनीति यहाँ एंड नहीं है। जैसा उन्होंने कहा कि जो विपक्ष की जो महाविकास आघाड़ी तो खत्म हो गई, महाविकास आघाड़ी खत्म होने की बात नहीं, एक अनसर्टेनिटी का नया दौर महाराष्ट्र के राजनीति में आज से शुरू हुआ है। अब टंगती हुई तलवार एकनाथ शिंदे के सर पे है। अब अनसर्टेनिटी में शिंदे भी जिएंगे, अनसर्टेनिटी में दादा भी जिएंगे। इसमें सिर्फ सर्टेनिटी के साथ एक आदमी है, वो है बीजेपी। वो सर्टन है कि उनको दोनों जगह हाथ रख दिए उन्होंने, इनको भी रखा उनको भी रखा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो अनसर्टेनिटी का दौर अब शुरू हुआ है, ऐसा मुझे लगता है। टाइगर मैं आपके पास आऊंगा। चतुर्वेदी साहब, आप सुप्रीम कोर्ट को भी देख रहे थे महाराष्ट्र को लेके, और महाराष्ट्र की तो राजनीति आप देख ही रहे हैं 40-50 सालों से। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जब महाराष्ट्र की इस तोड़ फोड़ की राजनीति में एक ऐसा जजमेंट दिया जिस पर स्पीकर को फैसला लेना था, यानी इस वक्त स्पीकर को शिंदे के विधायकों को लेकर फैसला देना हो, सरकार पर तलवार लटकी हो सुप्रीम कोर्ट की, उसको अनदेखा कर, उसको किनारे कर, बिना कोई परवाह के मोदी और शाह ने फिर से शिवसेना पार्ट 2 कर दिया। मतलब जिस गलती के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टोका कि भाई इसको ठीक करो, उस गलती को दोबारा कर दिया। क्या मोदी शाह ये पूरी जो व्यवस्था है, किसी का डर नहीं, ना अदालतों का डर है, ना मीडिया का डर है, ना सिस्टम का डर है, ना कानून का डर है, और अब जनता का भी डर नहीं कि होगी भाई महाराष्ट्र की पब्लिक, महाराष्ट्र का वोटर जो सोचे हमें तो अपना काम करना है और डंके की चोट पर करेंगे, उसी ईडी और सीबीआई से फिर दोबारा सरकार गिराएंगे। कैसे देखते हैं आप इसको? क्या जनता को भी परे कर दिया है? मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति जो है वो अनिश्चितता की और संभावनाओं का खेल है। और आप जिस अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष की, नार्वेकर, वो कोलाबा से विधायक हैं, दक्षिण मुंबई की कोलाबा विधानसभा से, और वो एनसीपी के स्पोक्स पर्सन होते थे। तो भारतीय जनता पार्टी में थोड़े दिनों में ऐसा होगा कि उनकी पार्टी का कोई भी आदमी नहीं रहेगा, जैसे कि आसाम में उन लोगों ने जो एक्सपेरिमेंट किया है वो ये दोहराएंगे। और साथ ही साथ वो, अब आप देखिए कि ये जो सारी की सारी जो पहली जो तोड़फोड़ की थी वो खोखे से की थी, वो पैसे खरीद के से विधायक खरीदे थे उन्होंने, और जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने काफी कड़ी प्रतिक्रियाएं की थी। गवर्नर की भूमिका पे भी उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाए थे, और गवर्नर जो कि एक तरीके से इस्तीफा देके चले गए थे। लेकिन ये जो हुआ है, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे के साथ तो बाल ठाकरे अनुपस्थित हैं, लेकिन इस समय सुप्रिया सुले के साथ में उनके पिता उपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अनुपस्थित बाल ठाकरे जो है वो उद्धव ठाकरे को राजनीति में एक इतना कद्दावर नेता बना देता है। उनका लड़का आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे का, उसने कल एक बहुत बड़ा प्रदर्शन को भारतीय बीएमसी के सामने आयोजित किया था। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि शरद पवार, जो कि भारतीय राजनीति के चाणक्य हैं और जिनको उनके भतीजे ने, ये हमने, आपको याद होगा दीपक जी, मैंने 3 महीने पहले ही, हाँ, आपने 3 महीने पहले, मुझे याद आ रहा है, आपने 3 महीने पहले कहा था पार्टियों को तोड़ने की कोशिश कर रही है। सबसे पहले वो उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। प्रफुल्ल पटेल जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके वर्ली के सामने के जो सारे एयर इंडिया में जो उन्होंने घोटाला किया था, उसकी सारी उनकी संपत्ति जब्त हो चुकी है। वो मुंबई के सबसे बड़े किराएदार उनको माना जाता है, उनको सबसे ज्यादा रियल इस्टेट से रेंट मिलते हैं, वो रेंट सीकर हैं। और तटकरे जो कि उनकी पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं, और जो नवी मुंबई में और कोंकण इलाके में वो है। तो इसमें अगर आप देखिए कि जो लड़ाकू एनसीपी के लोग थे जो जेल गए थे, वो अभी भी नवाब मलिक है, अनिल देशमुख है, जयंत पाटिल है। तो शरद पवार सारी पारी नहीं हारे हैं, शरद पवार के सामने अभी भी विकल्प है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर शरद पवार एक और दाव खेल के फिर से अगर कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, एनसीपी का मर्ज कांग्रेस में करा देते हैं, तो वो न केवल यूपीए के भी अध्यक्ष बन सकते हैं, क्योंकि इस राजनीति में अब
भारतीय जनता पार्टी जो कि क्षेत्रीय दलों के बड़ी खिलाफ है, तो उसने खुद ने भी एक रास्ता राष्ट्रीय राजनीति का कांग्रेस के लिए खोल दिया है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी मैदान उन्होंने खोला है, क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो कि गोंदिया से चुनाव जीते थे, जहां से नाना पटोले जो कांग्रेस के अभी अध्यक्ष हैं, जो कि वो भी मुझे लग रहा है कि उनको भी बदलाव के वहां पे भी संकेत मिल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो अब, क्योंकि ये एमएलए और ये अप्रासंगिक हो गए हैं, ये भ्रष्ट हैं। आप अगर सोचेंगे अजीत दादा जो है वो 1000 करोड़ के जो घोटाले, उन्होंने 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ के घोटाले नहीं किए थे। उन्होंने जब वो सिंचाई विभाग में थे, और ये भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थकते नहीं थे कि एनसीपी का हर आदमी जो है वो भ्रष्ट है। तो ऐसे भ्रष्टाचारियों को जब उन्होंने एक लेजिटिमाइज कर दिया, अपने साथ ले लिया, तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने न केवल एकनाथ शिंदे को अस्थिर किया है, देवेंद्र फडणवीस जो कि बहुत उनके बड़े नेता हैं, उनको भी अस्थिर किया है। तो ये अस्थिरता की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरनाक हो सकती है, और जबकि उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के लिए ये अब संघर्ष की शुरुआत होगी। शुरुआत है। टाइगर, एक सवाल यहां से, भोपाल में 2 दिन पहले मोदी जी ने कहा कि जो 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ, ये बहुत बड़े घोटालेबाज हैं, मैं इनको जेल भिजवा दूंगा, ये कर दूंगा। तो लोगों को ये लगता है कि अजीत पवार को दोबारा जेल भेजने की तैयारी हो रही है। उससे पहले देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि चक्की अजीत दादा चक्की पीसिंग और फिर कुछ मराठी में बोल रहे थे, और जिसका हिंदी का अर्थ जो मुझे लगा कि उनका ये कहना था कि बहुत जल्द जो है अजीत पवार जेल में जाके चक्की पीसेंगे। और मैं देख रहा हूं कि 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर वही आदमी जिसको जेल की चक्की पीसनी थी, और जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे, वो आदमी बाकायदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले रहा है। तो क्या जो शर्म है, हया है, ये अब शब्दकोश से बीजेपी की चली गई है? क्या जो जिस तरह की राजनीति बीजेपी करने की दावे करती थी, उस तरह की राजनीति को बीजेपी ने तिलांजलि दे दी है, बीजेपी ने उसको नमस्कार कर दिया है, और मोदी जी को कतई परवाह नहीं है, ना वोटर की परवाह है, ना सिस्टम की परवाह है। 2014 के बाद ये जो तमाम शब्द है, नैतिकता, शर्म, हया, ये जो आप कह रहे हैं, ये कब के लॉकर में जमा हो चुके। उन्हें ये नहीं, जैसा अभी अनुराग जी ने कहा कि आने वाले समय में क्या भाजपा में सिर्फ कांग्रेस ही रहेंगे। गोवा के 12 मंत्री हैं, गोवा में उस 12 के मंत्रिमंडल में सिर्फ 2 बीजेपी के हैं, बाकी 10 बाहर के। आसाम के, मैंने कहा ना आपको कि ये जो तिगड़म आज बनी है, जो आज वो खेल हुआ है, इसमें छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री क्या कहते हैं। प्रधानमंत्री तो हमेशा जब भी बोलते हैं तो वो झूठ ही बोलते हैं। आज कम से कम अगली बार जब वो 20 लाख करोड़ का घोटाला बोलेंगे तो उन्होंने 19 लाख करोड़ का या 18 लाख करोड़ का घोटाला बोल देना चाहिए, क्योंकि 2 लाख तो अभी एडजस्ट हो गया एनसीपी के साथ पार्टी में आते से ही। तो ये भ्रष्ट तब तक है जब तक उनके साथ नहीं, जैसे उनके साथ जाते हैं तो ये भ्रष्ट के ये सदाचारी हो जाते हैं, ये ईमानदार हो जाते हैं। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की जो छवि बनी हुई थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस वाला ये आदमी है, अब उस पे लोग हंसते हैं। अभी ये बात कहने में उनको 2-3 दिन ही पहली बात हुई थी भोपाल में, जो उन्होंने कही। उन्होंने एक रीजनल पार्टी का घोटाला गिनाया था और टोटल 20 लाख करोड़ का घोटाला बताया था। उसमें तो मैं जितना जानता हूँ 2 लाख करोड़ यदि आप महाराष्ट्र का घोटाला माने तो उस एनसीपी पे यदि जोड़ देते हैं, नथी कर देते हैं, तो आज अब वो आपको 18 लाख करोड़ हो गया, क्योंकि 2 लाख करोड़ वाले तो अब इन्होंने ड्रैकलिंग कर लिया अपने आप को। सवाल ये है कि क्या सरकार को एनसीपी की जरूरत थी? नहीं थी। तो क्या 2024 के चुनाव के नतीजे उनको बहुत नेगेटिव दिख रहे थे? क्या उन्हें लग रहा था कि हम 180 भी नहीं पा पाएंगे, 200 का आंकड़ा पूरा नहीं कर पाएंगे? ऐसे में ऑपरेशन महाराष्ट्र बहुत जरूरी था, क्योंकि 48 सीटें हैं लोकसभा की यूपी के बाद। वो 48 सीटें यदि वो सोचते हैं कि शरद अजीत पवार को साथ में लेके हम फिर से 48 में से 40-44 या 42 सीटें हम हमारे कब्जे में कर लेंगे, तो ये मुझे लगता है ये उनका कैलकुलेशन बहुत गलत है जी। क्योंकि अनुराग जी ने बहुत सही चीजें रेखांकित की कि उद्धव ठाकरे के पास पिता की सिर्फ विरासत बची है, उसमें उद्धव ने इनके नाक में दम कर दिया। सुप्रिया के पास स्वयं पिता है और वो महाराष्ट्र की राजनीति को पी चुके हैं। वो चाणक्य, लोग कहते हैं चाणक्य, अभी चाणक्य फेल हो गया, सब दूर चल रहा है गोदी मीडिया में, चाणक्य फेल हो गया, मास्टर स्ट्रोक है, और ये उन्होंने एक ऐसा बाउंसर दिया कि उनका ये विकेट चल गया जी। उन्होंने कहा मैं आदी हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
उन्होंने कहा मैं तो कोर्ट में जाऊंगा भी नहीं, एनसीपी कोई छिन्न भिन्न। उन्होंने ये भी कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, जो विधायक गए कार्रवाई करेंगे। क्या आपको लगता है कि अब अजीत पवार और इन सबको एक्सपेल कर सकते हैं? अभी वो वेट एंड वॉच करेंगे, कितने कार्यकर्ता वाकई लोग गए हैं, कितने वापस आएंगे। अभी उन्होंने कहा कि कुछ लोग आउट ऑफ स्टेशन भी होते हैं, वो यहाँ पे नहीं, इसका अर्थ मेरे साथ नहीं है। राजेश टोपे उनके साथ है, जयंत पाटिल उनके साथ है, रोहित पवार उनके साथ है, जितेंद्र रावत उनके साथ है, ऐसे कई लोग हैं उनके साथ। और इनके साथ जो गए वो कौन है? वो वही यंग ब्रिगेड है जो आज नहीं, जब पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने थे अजित पवार, तब यूं ही इजीली नहीं बन गए थे जी। तब छगन भुजबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे और यही सुनील तटकरे आके दिल्ली में धमकी देके गए थे कि यदि आपने अजित पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया तो हम सब पार्टी तोड़ देंगे। तब शरद पवार को लगा था कि पार्टी बचानी है, तो उन्होंने बाकायदा इस्तीफा लेकर छगन भुजबल का अजित पवार को पहली बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था जी। तो शरद पवार की ये ब्लैकमेलिंग, इसकी ये आदि है। और शरद पवार को मैं इसलिए मानता हूं कि इन्हीं शरद पवार को पिछले 2019 के चुनाव में हमने सोचा था कि इनकी कांग्रेस और इनकी मिलके 50 सीटें नहीं आएंगी। उन्होंने पूरा समीकरण बिगाड़ दिया सिर्फ एक ईडी के नोटिस पे। आज उन्होंने एक बात बार बार कही कि यूथ मेरे साथ है, पार्टी का जनता मेरे साथ है। जनता किसी के साथ, जनता हो सकता है कि आपको लगा कि हम सरकार में चले जाएंगे तो कुछ काम करवा पाएंगे तो जनता आपको वोट दे देगी जी। समय भी खत्म हो रहा है, लास्ट क्वेश्चन, फिर उसके बाद टाइगर के पास में आऊंगा। आपको क्या लगता है कि इस वक्त आप मुंबई में हैं चतुर्वेदी साहब, और मुंबई की राजनीति आप देख रहे हैं, मुंबई को समझते हैं, वहां के वोटर को समझते हैं। ये जो आज कांड हुआ, मतलब पहले शिवसेना तोड़ दी और इस बार मोदी और शाह ने सीधे सीधे एनसीपी तोड़ दी, यानी पहले बाला साहब की पार्टी को तोड़ा और अब शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया और अपने साथ मिला लिया, और इसमें ईडी और इनकम टैक्स का खेल था। क्या इसका एक निगेटिव असर जा रहा है मुंबई में चाय की दुकानों पर या रेस्टोरेंट में, चौराहों पे या लोकल ट्रेन में? क्या सरकार को लेकर लोग सोच रहे होंगे इस वक्त? क्या थिंकिंग है लोगों की? आपको क्या लगता है वोटर पे इसका इंप्रेशन क्या पड़ा? वोटर चीटेड महसूस कर रहा है। वोटर को ये लग रहा है कि उसको अजीत दादा और या MBA 2 बना के इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से उसको धोखा दिया है। अजीत दादा कोई विश्वसनीय आदमी कभी भी नहीं रहे थे और उनका पारिवारिक झगड़ा जिस तरीके से अपनी बहन से चल रहा था, वो किसी को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन्होंने इस तरीके का कदम उठाया है। टाइगर, आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है 23 जून को पटना में जो अपोजिशन यूनिटी की बैठक हुई, जिसमें शरद पवार को हमने देखा, जिसमें केजरीवाल थे, जिसमें नीतीश कुमार थे, ममता बनर्जी, सारे लोग आए थे, स्टालिन वगैरह, उसको देख के जिस तरह से अमित शाह बौखला गए, मोदी तो उस वक्त अमेरिका में थे, क्या विपक्ष की एकता को देख के बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और हर कीमत पर अमित शाह और मोदी इस विपक्षी एकता को तोड़ना चाहते हैं? विपक्ष पर तो हमला हो ही रहा है, ये कोई पहली बात नहीं है। वो लगातार विपक्ष को अपनी लाइन बड़ी करने के बजाय विपक्ष की लाइन काटने में विश्वास रखते हैं। हमने पहले देखा तेलंगाना जो इतना प्रखर था, मोदी 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 कहता था, वो एकदम चुप हो गया, समर्थन में उतर आया है। केजरीवाल के स्वर बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ममता बनर्जी, लेकिन ये छोटे प्लेयर है। जिस दिन नीतीश, आरजेडी, जिस दिन ममता, जिस दिन शरद पवार ये पस्त होते हुए नजर आएंगे, उस दिन शायद कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन जहां से बल्क सीटें आनी है वहां पे आपको वो बदलाव दिखेगा नहीं। महाराष्ट्र में उन्होंने एक चाल चली, हो सकता है सिंगल डिजिट से वो अब डबल डिजिट तक बढ़ रहे हैं, लेकिन वो फिर 12 सीटों से ज्यादा नहीं आ पाएंगे यदि ऐसा गेम हुआ तो। क्योंकि इस गेम का अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? क्या जैसा हिंदुत्व के नाम से शिंदे चले गए, महाराष्ट्र में हिंदुत्व के नाम की पॉलिटिक्स होती ही नहीं और मराठी अस्मिता की पॉलिटिक्स होती है। तो आप हिंदुत्व के नाम से बीजेपी के साथ चले गए, लेकिन जो 2-2 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र की कई अभी 3 नई फिर कार्यालय चले गए गुजरात महाराष्ट्र से, केंद्रीय कार्यालय। ये जो महाराष्ट्र से लगातार डकैती हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? महाराष्ट्र का अस्मिता पे सीधा हमला है, इसका जवाब कौन देगा? क्या अजित पवार कहते हैं कि मैं विकास के लिए और महाराष्ट्र के भलाई के लिए मैं आया हूं इनके साथ, मोदी जी के साथ? तो क्या अजित पवार बता देंगे कि क्या वो 2 यूनिट प्रोजेक्ट वापस लाएंगे जिसमें महाराष्ट्र का विकास होना था? जब वो प्रोजेक्ट चले गए तो तब तो आपने बहुत भला बुरा कहा था। ये सब कहने की बातें होती है कि महाराष्ट्र का विकास, किसानों के लिए, दलितों के लिए हम साथ में हैं,
लेकिन होते हो आप अपने अपने वजह से ही जुगाड़ करते हो, जो इधर से उधर मेंढक जैसे कूदते हो। कल शरद पवार जा रहे हैं कराड़, उसके बाद सातारा, इन दो जगह पे शरद पवार को कैसा रिस्पांस मिलता है ये भी देखना होगा। शरद पवार की सातारा की रैली, धुआंधार बरसात में शरद पवार खड़े होकर स्टेज पे बोल रहे हैं, उस एक रैली ने चित्र पलट दिया था। क्या सातारा फिर से चित्र पलट देगा? क्या फिर से कुछ नई शुरुआत होगी? और ये लोग जो टूट के गए, ये क्या कारण बता के जाएंगे? आप ये कहते हो कि चलो राष्ट्रवादी पे आरोप लगाए आपने कि ये परिवारवादी पार्टी है, तो क्या अजित पवार परिवारवादी पार्टी नहीं है? क्या सुनील तटकरे की बेटी आज मंत्री बनती है तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? चलिए टाइगर, आप आए और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि इसका असर बहुत कम होगा, और जैसा कि चतुर्वेदी जी कह रहे थे कि महाराष्ट्र का जो वोटर है उसको ये तोड़ फोड़ की सरकार, और बार बार कभी एक सरकार तोड़ी जा रही है, फिर दूसरी पार्टी तोड़ी जा रही है, फिर शपथ हो रही है, कभी सुबह 5 बजे शपथ हो रही है, कभी दोपहर में संडे के दिन शपथ हो रही है। पब्लिक इसको बहुत निगेटिव तरीके पे देख रही है और एक हस्तक्षेप मान रही है गुजरात पब्लिक का। और एक चीज आपने कही, शरद पवार की जो रैली होने जा रही है वो ये तय कर देगी कि जनता उनके साथ है, काडर उनके साथ है, या फिर काडर और जनता अजीत पवार के साथ ही जो है मोदी जी के साथ चला गया। आप दोनों आए, चतुर्वेदी साहब भी आए और आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कोशिश करी कि ये जो क्राइसिस है, इस क्राइसिस के पीछे, पर्दे के पीछे क्या लड़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।